नमस्कार बच्चों। आज हम लोग छायावाद युगीन काव्य प्रवृत्तियों के शिल्पगत सौंदर्य के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। शिल्पगत विशेषताओं के अंतर्गत आज सबसे पहले हम लोग काव्य रूप का वर्णन करेंगे। छायावादी काव्य में काव्य रूप की दृष्टि से प्रगीतात्मकता का विशेष महत्व है। आलोचकों ने तो छायावादी युग को गीति प्रधान युग अथवा गीति युग कहना भी प्रारंभ कर दिया था। छायावाद काल में केवल मुक्तक गीत ही रचे गए और ये गीत निसंदेह सामान्य गीत से थोड़ा हटकर हैं, भिन्न प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि इनमें काव्य तत्व अधिक है। साथ ही छायावाद युग में प्रबंध रचना का एक अन्य रूप भी सामने आया जिसे हम लंबी कविता के नाम से जानते हैं। पंत की परिवर्तन तथा निराला की राम की शक्ति पूजा इसके श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप छायावादी काल में कुछ नवीन प्रकार के काव्य रूप भी सामने आए हैं, जैसे चतुर्दशपदी, संबोधितम गीत और शोक गीत। प्रसाद की बसंत राका, स्वभाव, रमणी हृदय, नमस्कार, खोलो द्वार, गान तथा दीप आदि चतुर्दशपदी के तथा निराला की यमुना के प्रति, जूही की कली तथा सांध्य सुंदरी, पंत की अप्सरा भावी पत्नी के प्रति तथा संध्या, और प्रसाद की किरण संबोधि गीति के और निराला की सरोज स्मृति शोक गीति के सुंदर उदाहरण हैं। इस प्रकार काव्य रूप के साथ साथ जब हम इसकी भाषा के विषय में बात करते हैं तो भाषा और शैली शिल्प के अंतर्गत हम देखते हैं कि छायावाद की भाषा का स्वरूप अत्यंत प्रौढ़ है। खड़ी बोली हिंदी को गरिमा प्रदान करने का श्रेय निश्चित रूप से छायावादी काव्य की देन है। भाषा में हम सर्वप्रथम शब्द चयन की अगर बात करें तो छायावादी कवियों ने केवल वस्तु की ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी बहुत अधिक सतर्क और सजग रहकर नवीन प्रयोग किए हैं। छायावादी कवियों की रचना में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक शब्द के द्वारा वर्णित दृश्य, भाव अथवा घटना के अंग प्रत्यंग को मूर्त करने की उन्होंने चेष्टा की। छायावादी कवियों की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उनके भाषा प्रयोग संबंधी विशिष्टता, शब्दों के सतर्क प्रयोग का सबसे अधिक योग रहा है। वास्तव में छायावादी युग के अतिरिक्त शब्द प्रयोग संबंधी यह सतर्कता और सजगता अन्य किसी काल में इतनी अधिक नहीं मिलती। इसीलिए ऐसे अवसरों पर डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि छायावादी कवि वाक्य नहीं शब्द लिखते थे। छायावादी काव्य की भाषा की एक और सबसे बड़ी विशेषता है उसका नाद सौंदर्य। छायावादी कवियों ने भाषा के नाद सौंदर्य के प्रति विशेष रुचि प्रदर्शित की है और शब्दों के उच्चारण मात्र से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों की अनुभूति अनायास हो जाती है। समग्र छायावादी काव्य में इसी प्रकार के नाद कौशल का परिचय कवियों ने दिया है। छायावादी काव्य के भाषागत विशेषता में अगर हम ध्यान दें तो इसकी एक विशेषता हम और देखते हैं, वो है चित्रोपम विशेषणों का प्रयोग। छायावादी युग के भावुक कलाकारों का काव्योचित विशेषण अर्थात चित्रोपम विशेषणों के प्रयोग में विशेष रुचि प्रदर्शित करना स्वाभाविक ही था। उदाहरण के लिए जहाँ सुमित्रा नंदन पंत ने नक्षत्र शब्द के लिए अपलक अनंत का वर्णन किया है, वहीं पर प्रसाद नक्षत्र के लिए अनंत की गणना शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रसाद कहते हैं, हे अनंत की गणना देते तुम कितना मधुमेह संदेश। इस प्रकार इन कवियों ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों के लिए नवीन शब्दों का चयन करके और एक चित्रोपम विशेषण का प्रयोग करके भाषा को गरिमा प्रदान की। भाषा के बाद इनके काव्य की जो प्रमुख विशेषता हम देखते हैं वो इनके कल्पना सौंदर्य में हमें दृष्टिगत होती है। कथा संगठन, पात्रों के व्यक्तित्व निर्माण,
रूप सौंदर्य के अप्रस्तुत विधान और मानवीकरण के मार्मिक विधान आदि में कल्पना का प्रयोग होता है। छायावादी काव्य की मूल भित्ति ही कल्पना प्रियता है। भाव वर्णन के समय यह कल्पना प्रयोग अधिक प्रबल रूप में उपस्थित हुआ है। जयशंकर प्रसाद और पंत छायावादी कवियों में इन्हें कल्पना अत्यधिक प्रिय रही है। इस प्रकार शिल्पगत विशेषताओं की अगली विशेषता हम इसके अलंकार वर्णन के अंतर्गत देखते हैं। अलंकार वर्णन में कवियों ने अमूर्त का मूर्त और मूर्त का अमूर्त विधान बहुत कुशलता से प्रयुक्त किया है। छायावादी काव्य में अमूर्त उपमेय को मूर्त उपमान द्वारा गोचर करने तथा मूर्त उपमेय को भाव रूप में खड़ा करने के प्रति विशेष रुचि प्रदर्शित की है। यहाँ पर आपको छायावादी कवियों द्वारा जो इन्होंने अपनी रचनाओं पर नवीन प्रयोग किए हैं इस प्रकार के, उसका एक सुंदर उदाहरण मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर प्रसाद ने अमूर्त का जो मूर्त विधान रचा है वो देखिए। वो कहते हैं, ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। इसी प्रकार जब हम मूर्त के अमूर्त विधान को देखें तो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल। इसी तरह अलंकार योजना के अंतर्गत छायावादी कवियों ने जिन विदेशी 3 अलंकारों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है वे हैं मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना और विशेषण विपर्यय। अलंकार के साथ साथ छायावादी कवियों ने बिंब विधान को भी बहुत कुशलता से प्रदर्शित किया है। छायावादी कवि दृश्य की, भावों की एक प्रतिलिपि, फोटोकॉपी खींच देते हैं। स्थूल संवेदात्मक बिंबों और सूक्ष्म संवेदात्मक बिंबों में इन कवियों ने सूक्ष्म संवेदात्मक बिंबों का प्रयोग ही अपने साहित्य में किया, क्योंकि छायावादी कवि मानस संवेदनों को उद्भुत करते हैं। सूक्ष्म बिंब चित्रण अनुभूति का विषय है और सूक्ष्म बिंब का जो प्रभाव है वो मन पर पड़ता है, और ये प्रभाव संकेत इतने सशक्त हैं कि हल्के से स्पर्श से ही मानस में सूक्ष्म एवं अमूर्त सौंदर्य चेतना को साकार कर देते हैं। इस प्रकार वास्तविकता तो यह है कि इस छायावादी कवियों ने के समान सूक्ष्म संवेदनात्मक, समृद्ध और संश्लिष्ट बिंबों का विधान अन्य कवियों की काव्य रचनाओं में उपलब्ध नहीं होता है। अब जब बात करते हैं हम बिंब के साथ, तो इसमें प्रतीक विधान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थोन्मीलन की दृष्टि से प्रतीकात्मकता भी एक ऐसी अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण युक्ति है जिसका आश्रय लगभग प्रत्येक कवि ने लिया है। अत्यधिक भावावेश के क्षणों में जब एक अर्थी और द्विअर्थी शब्द असहाय रह जाते हैं तो उस समय कवि स्वयं को प्रतीकों में बोलने लगता है। छायावादी कवियों ने भी प्रतीकों का और लगभग सभी प्रकार के प्रतीकों जैसे उपमामूलक, रूपक प्रधान, समासोक्तिमूलक, अन्योक्तिमूलक तथा भावमूलक का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। इस प्रकार अंत में हम इसकी छंद योजना पर यदि दृष्टि डालें तो छंद विधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि छायावादी कवियों को इसमें एक विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त होती है और वो है स्वच्छंद छंद या मुक्त छंद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने परिमल नामक अपने कविता संग्रह की भूमिका में इस छंद की मुक्तता तथा उसके प्रयोग पर बड़े विस्तार के साथ विचार किया है। निराला कहते हैं कि जहाँ मुक्ति रहती है वहाँ बन नहीं रहते, न मनुष्यों में न कविता में। मुक्ति का अर्थ ही है बंधनों से छुटकारा पाना। इन कवियों ने जहाँ मुक्त छंद या स्वच्छंद छंद को अपनाया तो साथ ही इन्होंने प्राचीन छंदों को भी खूब अपनाया। उदाहरण के लिए आलाह छंद, निराला, पंत और महादेवी ने कितनी ही लोकप्रिय कविताओं में आलाह का परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया। प्रसाद कहते हैं,
हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। इसी प्रकार एक अन्य प्राचीन लोक छंद है लावनी। प्रसाद ने थोड़ा हेर फेर करके, थोड़ा परिवर्तन करके इसका प्रयोग कामायनी के कई सर्गों में किया है। वो कहते हैं, ऊर्ध्व देश उस नील तमस में स्तब्ध हो रही अचल हिमानी। डॉक्टर नामवर सिंह ने इस विषय में ठीक ही कहा है कि इन पुराने छंदों को पुनर्जीवित करने में भी छायावाद का अपना वैशिष्ट रूप स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी भावुकता यहाँ पर भी काम की थी। छंद का अर्थ उनके लिए केवल मात्रा, तुक, यति आदि न था। उन्होंने पिंगल के व्याकरण को अपने भावों में रंग कर सजीव काव्य संगीत बना दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी काव्य की जो शिल्पगत विशेषताएं हैं वो अप्रतिम हैं। छायावादी कवियों ने अभिव्यक्ति के क्षेत्र में मौलिकता का परिचय दिया। उन्होंने भावाभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने में संगीतात्मकता में, चित्रात्मकता में, संक्षिप्तात्मकता में अपने गीति तत्वों का समावेश बहुत सफलता से किया। इस प्रकार छायावादी कवियों का जो विषय है, विषय के आग्रह से या काव्य के प्रति दृष्टि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इनकी भाषा शैली में अभिनव परिवर्तन आया, जहां इन्होंने भाषा में लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता और गेयता तथा नए नए अप्रस्तुत विधान, प्रतीक योजना, उपचार वक्रता से अपने साहित्य को, उसके शिल्प को मोहक भंगिमा प्रदान की। तो उसे त्यागना आज के कवियों के लिए बहुत अधिक कठिन है। साथ ही इनकी चित्रमयी भाषा और बिंब विधान यदि वर्ण विषय को साकार कर देते हैं तो उसकी उपचार वक्रता अर्थ को बहुत अधिक गहरा बना देती है। स्थूल के लिए सूक्ष्म और सूक्ष्म के लिए स्थूल उपमानों का प्रयोग कर तथा नए अप्रस्तुतों की उद्भावना कर उन्होंने काव्य को नई आभा से मंडित किया। प्रतीकों के प्रयोग से अर्थ में विस्तार एवं गहराई दोनों ही आई है। उन्होंने सुख के लिए जहाँ फूल और दुख के लिए कांटा, प्रफुल्लता के लिए उषा तथा उदासी के लिए संध्या, मानसिक हलचल के लिए झंझा और टीस के लिए बिजली जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया है, तो दार्शनिक अनुभूतियों की व्यंजना के लिए भी उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है। इस प्रकार छायावादी कवियों के काव्य में हम देखकर हम समझ सकते हैं कि छायावादी काव्य प्रेम प्रधान काव्य है और इसकी प्रेमाभिव्यक्ति की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिनके कारण वह प्रेम काव्य की सामान्य परंपरा से अलग हटकर है। उसमें स्वच्छंदता और पवित्रता, दैन्य और आत्मसमर्पण, विरह और मिलन आतुरता का अद्भुत सम्मिश्रण है। छायावादी कवियों की व्यक्तिगत आशा निराशा, भाव प्रधानता और कल्पना प्रधानता के योग से इस युग के कवियों ने एक नया कलेवर प्राप्त किया था। यद्यपि जीवन के उदात्त भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः समृद्ध होकर भी इनकी जीवंतता थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। आलोचकों के आक्षेप, युगीन परिस्थितियों के बदलाव और प्रसाद के अवसान तथा महादेवी जी की अनासक्ति ने एक ओर छायावाद की गतिशीलता को अवरुद्ध किया तो दूसरी ओर निराला की अबाधित काव्य साधना की परिवर्तनशीलता और पंत की बदलती चेतना ने अन्य उत्तरवर्ती वादों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। परवर्ती साहित्य का स्वच्छंदतावादी यथार्थवाद हो या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद हो या नूतन रहस्यवाद, ये सभी छायावाद के ही विकसित रूप हैं। यही कारण है कि छायावाद अपने समय की एक ऐसी चेतना थी जिसने साहित्य की परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा, काव्य जगत में एक क्रांति उपस्थित की और अपना कार्य समाप्त कर एक नई काव्य प्रवृत्तियों में बिखर गई। छायावाद की अंतः प्रेरणा में सौंदर्य, प्रेम, यौवन, श्रृंगार और सत्य का जो बोध गुम्फित है वह अमर है और अमर रहेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में मानवीय दृष्टि के कवि की कल्पना और चिंतन के भीतर से निकलती हुई व्यक्तिक अनुभूतियों के आवेग की स्वतः समुचित अभिव्यक्ति बिना किसी आयास के
और बिना किसी प्रयत्न के स्वयं निकलकर पड़ा हुआ भाव स्रोत ही छायावादी कविता का प्राण है। इस प्रकार बच्चों, छायावादी काव्य की भावगत और शिल्पगत दोनों विशेषताओं के बारे में हमने इसके 2 भागों में विस्तार से जाना और समझा। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।